नमस्कार दोस्तों, भाइयों। आज मैथ का एक मॉडल पेपर करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम जीके के 2 करा चुके हैं, एक मैथ करा चुके हैं, एक रीजनिंग का करा चुके हैं। तो आज मैथ का सेकंड मॉडल पेपर है। देखिए भाई, शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे मॉडल पेपर देखे होंगे तो हमारा जो मकसद होता है, हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने का होता है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एग्जाम हॉल में आती है उनको आपके सामने लाना हमारा मकसद होता है। हमारा कोई भी मॉडल पेपर उठाइए, उसमें सवाल इतने टफ नहीं डालते हम कि आपको लगे कि भाई इस टाइप के सवाल पूछे नहीं जाते। हमारे सवाल इजी होते हैं, लेकिन हर सवाल में कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता है, क्योंकि कलेक्शन हम उसी हिसाब से करते हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर आपको YouTube पर या ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन उनमें होता क्या, या तो बहुत इजी बना दिया या बहुत टफ बना दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं होता। तो हम सवाल देते हैं, इजी भी देते हैं, मॉडरेट भी देते हैं, टफ भी देते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है लॉजिक पर, चाहे वो जीके है, रीजनिंग है, मैथ है। अगर आप इसको थोड़ा कूल माइंड होकर सोचेंगे, हमारे मॉडल पेपर को किसी को भी देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि भाई इस सवाल का कुछ ना कुछ, हर सवाल कुछ ना कुछ नई चीज सिखा कर जा रहा है आपको, एक बैलेंस बना रहा है आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। सब शुरू करने से पहले फिर से बोलना चाहूंगा, कॉपी और पेन रखिए, हर सवाल को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले उसका आंसर लिखिए, तब हमारे द्वारा दिए गए आंसर को चेक कीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही है। वीडियो देखने में टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद को आजमा पाएंगे सर। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन भाई, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 लाख की पावर 100, 3 की पावर 2000, 100 की पावर 1000 या 2 की पावर 10,000? इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अभी देखिए, जो नियम आप जानते हैं, पहले वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर दे लीजिए। ठीक है भाई, आ जाइए, शुरू करते हैं। तो जो नियम आप जानते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटकर है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर पाएगा बंदा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहां जो आधार बहुत बड़ा भी है, मतलब 1 लाख भी है, 100 भी है, पावर भी बहुत बड़ी है, और 2 और 3 भी यूज कर रहे हैं हम। तो पहले आधार को थोड़ा सा बैलेंस बनाते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? 1 लाख। 1 लाख का मतलब कितना है? 10 की पावर 5 की पावर 100। ठीक है, 10 की पावर 5 की पावर 100, यानी इसको बोलेंगे हम 10 की पावर 500। तो अब हमें इसको याद रखना है, ऑप्शन ए को, 10 की पावर 500। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाते हैं भाई। ऐसे ये 100 की पावर 1000, 100 को मतलब बोलेंगे 100 का मतलब है 10 की पावर 2 की पावर 1000, तो इसको बोलेंगे 10 की पावर 2000। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम इसको भी हटा देते हैं, और इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? हम इसकी जगह यूज करते हैं 10 की पावर 2000। ठीक है, तो 10 की पावर 2000। अब देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। 10 की पावर 2000, 10 की पावर 500 में ये तो सबसे बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि 10 की पावर 2000 बड़ी होगी 10 की पावर 500 से। तो पहली चीज तो ये होगी। अब देखते हैं, 10 की पावर 2000, 3 की पावर 2000, 2 की पावर 10,000। अब देखिए, ये 10 की पावर 2000 है, ये 3 की पावर 2000 है, तो इसमें आधार बड़ा है, इसमें पावर का अंतर था, आधार सेम था, इसमें आधार का अंतर है, पावर सेम है। तो जिसका आधार बड़ा वो संख्या बड़ी होगी, यानी ए और बी तो हो नहीं सकते। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही बच गए, 10 की पावर 2000 और 2 की पावर 10,000, ये बच गए। अभी आप चाहे तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं सर। ठीक है, अभी आप चाहे तो 3 जीरो हटा सकते हैं, आप चाहे तो आप 3 जीरो हटा सकते हैं, पूरा चाहे तो। कई तरीके हैं अभी आगे आपके, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 10 की पावर 2 100 बनना है, और 2 की पावर 10 1024 होता है। तो सबसे बड़ी तो संख्या ये होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, बहुत से कहेंगे जी ये नहीं काटना, तो क्या करेंगे हम? तो भाई देखिए फिर क्या करते हैं, 10 की पावर 2000 रहने दो इसको। अब 2 की पावर कितनी है भाई? ये 10,000 है। 2 की पावर 10,000 को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 2 की पावर थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं 10 के पास,
2 की पावर 3 करे तो 8 होगा, लेकिन 3 से तो नहीं कटेगा, तो 2 की पावर 4 ले लेते हैं। एक मिनट भाई, इसको मैं सही लिखता हूं, साफ लिखता हूं, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, 2 की पावर 4 की पावर, अब 10,000 को 4 से भाग दिया तो कितना बचा, 2,500। ठीक है, और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 की पावर 2,500। अब देखिए भाई, आपके पास एक है 10 की पावर 2,000, 16 की पावर 2,500, संख्या बड़ी कौन सी है, आंसर ये, आंसर है डी। ठीक है, इतना जो टाइम लगा मैंने आपको पूरा क्लियर समझाने के लिए लिहाज से टाइम लिया है, वरना तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना तो हर कोई जानता कि 1 लाख का मतलब 10 की पावर 5 की पावर 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 की क्यूब, 6 की क्यूब, 27 की क्यूब, 30 की क्यूब का योग a है, तो 6 की क्यूब, 12 की क्यूब, 54 की क्यूब, 60 की क्यूब का योग कितना होगा। ऑप्शन 4a 36 है, 216 है, 8 है। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, आ जाते हैं। देखिए ऐसे सवाल में जब क्यूब दे रखी है, पावर 4 दे रखी है, पावर 2 दे रखी है, तो बहुत आसान एक तरीका होता है। एक पावर का योग दे रखा है और दूसरा का योग पूछा है, तो आप सबसे पहले देखेंगे जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसमें कितने का गुणा है। तो 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 27 का दुगुना 54, 30 का दुगुना 60, कितने की गुणा हो रही है, 2 की गुणा हो रही है। ठीक है, फिर ये देखेंगे पावर कितनी है, हर जगह पावर देखेंगे 3 है, तो 2 की पावर 3 8, आप 8 की गुणा करोगे किसमें, उत्तर में। तो पुराने उत्तर में आप 8 की गुणा करोगे, जो पहला आंसर दे रखा उसमें आप 8 की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 8a। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। रटना नहीं है, बहुत आसान चीज है। जो दे रखा है और जो पूछा गया है उसमें 2 की गुणा है, 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, जो पूछा गया है वो 2 की गुणा है, हर जगह पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 8, देखते ही बता देंगे सर 2 की पावर 3 8, 8 की गुणा करी 8a, आंसर आ गया। अब एक ही जगह कोई भी संख्या दे रखी है उसमें 8 की गुणा कर दो, आंसर। ओके भाई, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या के वर्ग का 4 गुणा 36 के घन के बराबर है, वह संख्या क्या होगी। वीडियो पॉज कीजिए और सवाल कीजिए भाई। ओके, किसी संख्या के वर्ग का 4 गुणा 36 के घन के बराबर है। अब देखिए बहुत आसान है, कोई संख्या है उसके वर्ग का 4 गुणा 36 के घन के बराबर है। ठीक है, ये तो कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 4 गुणा 36 के घन के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 4 को इधर ले जाएंगे बट्टे में, और वर्ग है तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इधर का भी वर्गमूल कर दिया, इधर का भी वर्गमूल कर दिया, क्योंकि हमें वह संख्या चाहिए ना। तो 4 से ये 9 बार कट गया। अब देखिए 36 गुणा 36 में से 1 आएगा 36, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, आंसर आ गया 108। ठीक है भाई, आसान था बिल्कुल सवाल, मतलब सिंपल सा। अगर आप लैंग्वेज समझ रहे हैं तो सवाल हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है भाई। ओके, देखते हैं फिर से, देख लीजिए। 4 गुणा 1 का वर्ग बराबर 36 गुणा 36 गुणा 36 था। आपको गुणा कैलकुलेशन नहीं करनी, सबसे बड़ी बात यह कैलकुलेशन सबसे बाद में करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन से बच जाते हो आप। ठीक, अब 4 को इधर लाए, बट्टे में हो गया, फिर वर्गमूल हटाना तो इधर का वर्ग हटाना, तो दोनों तरफ का वर्गमूल कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो 4 से ये 9 बार कटा। अब 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3, 36 गुणा 36 का वर्गमूल 36, 36 गुणा 3 108 डायरेक्ट आ गया, तो वह संख्या 108 है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर -1 है, -6 की पावर -1 की होल पावर -1, -4 की पावर -1, -5 की पावर -1, फिर उसकी होल पावर -1 है, ये बराबर क्या होगा। वीडियो पॉज करके कीजिए भाई, बहुत आसान सवाल है। ओके, ठीक है, तो भाई पहले हम क्या करते हैं, पहले अंदर वाली चीजों को करते हैं। 5 की पावर -1 का मतलब 1/5 -1/6 की पावर -1, 1/4 -1/5 की पावर -1। ठीक है, इसको करेंगे तो 6 5, ये तो जानते ही हैं, इधर गुणा इनके आपस में गुणा, तो ये आ गया 1/30 की पावर -1, माइनस 5 - 4 1/20 की पावर -1। अब जब पावर माइनस को प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा, पावर को माइनस को प्लस करते तो पलट जाएगा, ये आ गया 30 - 20, आंसर आ गया 10। ठीक है भैया, आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए 10। क्लियर है, आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, 5वां सवाल।
पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ब्याज की दर 100% है, कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर वाला मिश्रधन साधारण ब्याज की दर वाले मिश्रधन का दोगुना हो जाएगा। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके करना है आपको, ठीक है। अब देखिए सर बहुत आसान सवाल है, तो पहले हम वर्ष कर लेते हैं। ये कह रहा ब्याज की दर 100% है। 100% का मतलब क्या है, 100 रुपए मूलधन है तो 100 पर 100 रुपए ही ब्याज लगेगा एक वर्ष में, ठीक है ना। 100% का मतलब ये है जितना मूलधन है जिस पर ब्याज लगा रहे हैं उतना ही ब्याज लगेगा एक साल में, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब आ जाते हैं हम साधारण और चक्रवृद्धि के लिए मान लेते हैं 1 और 1, ये साधारण ले लेते हैं, ये चक्रवृद्धि ले लेते हैं। मान लिया 1 रुपया मूलधन था दोनों में, तो पहली वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4, 5, 6, चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 रुपया मूलधन था, 100% ब्याज लगा, यानी 1 रुपये ही ब्याज लगेगा, 2 हो जाएंगे। एक साल बाद 2 रुपये हो गए, फिर क्योंकि साधारण ब्याज है तो फिर 1 रुपये पर ही लगेगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 रुपये हो गया, ठीक है। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100% ब्याज है तो 1 रुपये से हो गया 2, अगली बार ब्याज लगेगा 2 रुपये पर, तो 2 रुपये पर एक साल बाद 2 रुपये ही और लगेगा, 4, 8, 16, 32, 64। हमें वहां तक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए हाथ से देख दिए। तो ये जो है ये मूलधन थे, हमने 1-1 रुपये मूलधन माना, और यहां पर मिश्रधन बन रहा सर 4 का दुगुना 8, साधारण ब्याज से दुगुना, साधारण मिश्रधन से दुगुना चक्रवृद्धि का मिश्रधन। ये क्या कह रहा है, कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर का मिश्रधन साधारण ब्याज की दर के मिश्रधन का दोगुना होगा। यहां पर हो रहा है वर्ष कितने हैं, 3, आंसर आ गया 3 वर्ष, आंसर ए, ठीक है भाई। बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो कुछ नहीं है, चुटकियों में कर सकते हैं। ये सब लिखने की इतने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, लेकिन वो तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि 3, 4, 5, 6 तक है, तो अगर वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और भी सवाल बना सकता है तो आप आराम से कर पाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी बहुभुज में 65 विकर्ण है तो बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी। वीडियो पॉज कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है भाई, ओके शाबाश। तो किसी बहुभुज में 65 विकर्ण है, फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2 बराबर 65। बहुभुज में विकर्ण का फॉर्मूला n-3/2 बराबर 65। इस 2 को इधर ले गए, 130। अब हमारे पास ऐसी 2 संख्या होनी चाहिए जो 130 जो है इसके 2 ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिसमें 3 का अंतर हो। तो 130 का मतलब क्या है, 13 गुणा 10, तो इसका मतलब n बराबर 13, n-3 बराबर 10, तो n बराबर 13, यानी भुजा कितनी है, 13, आंसर आ गया बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लियर हो गया। दूसरा, एक बात और भाई, कि अगर आप थोड़ा सा, बहुत जल्दी में है, हालांकि ये तो आसान चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि 65 आया है तो कहीं ना कहीं इसमें 13 का रोल रहा होगा, तो 17 और 11 से तो 65 कटता नहीं है किसी भी कीमत पर, तो कहीं ना कहीं तो 13 आना ही आना था। इसलिए हमने ये ऑप्शन भी इस साइड के रखे हैं कि आप थोड़ा लॉजिक ऐसे भी लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सवाल है। हॉकी के 20 लीग मैचों में जीत के लिए 5 अंक, बराबरी के लिए 2 अंक और हार के लिए 1 अंक कटता है। जीत के लिए 5 अंक मिलते हैं, बराबरी के लिए 2 अंक मिलते हैं, हारने पर 1 अंक कट जाता है। एक टीम ने 8 मैच जीतकर 49 अंक प्राप्त किए। एक टीम है, उसने 8 मैच जीते हैं, 49 अंक प्राप्त किए, तो वह टीम कितने मैच हारी थी। आपको यह बताना उस टीम ने कितने मैच हारे भाई, ठीक है। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आ जाते हैं, देखिए यहां पर 3 चीजें हैं, एक है जीत, एक है हार, सॉरी बराबर, पहले बराबर ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं हार और फिर अंक, ठीक। अब देखिए हॉकी के 20 लीग मैच थे, जिनमें से जीत के लिए 5 अंक मिलते हैं, बराबरी के लिए 2 अंक और हार के लिए 1 अंक कटता है। एक टीम ने 8 मैच जीते हैं 8 अंक मैच। हारे की पूछ रहा है कि कितने मैच हारी है, ए मैच हार गई मान लिया, तो 8 ये हो चुके, 20 टोटल मैच थे, 20 लीग मैच है जिसमें 8 ये हो चुके, तो टोटल बराबर वाले और हार वाले 12 रहे, तो बराबर के कितने रह गए, 12 माइनस ए। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से देखिए भाई, 8 मैच जीत चुकी है तो बाकी बच गए 12, 12 में से ए हार गई, और अगर 12 में से हारे हुए निकाल दे तो इसका मतलब उन पर बराबरी रही है,
ओके, अब इसके लिए कितने अंक मिले जीतने के लिए? 5 अंक मिले, यानी 40 हो गए। बराबरी के लिए 2 अंक मिले, यानी कि 2 गुणा 12 माइनस ए, और हार के लिए क्या हुआ? 1 अंक कट रहा है सर, तो माइनस ए, याद रखना माइनस ए गुणा 1 हो जाएगा, बराबर कुल अंक हो जाएंगे 49। सिर्फ ये सोल्व करना सवाल हो जाएगा भाई। हम लॉजिक भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल के लिए ऑप्शन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार सवाल को इतना घुमा देते हैं क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं बच्चे, तो कई बार सवाल में ऐसी लैंग्वेज लगा देते हैं कि ऑप्शन मिलता ही नहीं है, वो चीज़ ऑप्शन उस तरह से पूछा ही नहीं जाएगा, कुछ और बना देगा वो, तो आ जाते हैं भाई। अब हम सवाल कर रहे हैं, हमें ए की वैल्यू बतानी है, बस ये मालूम है ना आपको, तो देखते हैं। तो जीत के लिए 40 अंक मिल गए, क्लियर हुआ, जमा 24 यहां पर प्लस होगा सर, -2a माइनस ए बराबर 49, ठीक है। तो माइनस के 3a हो गया, 24 और 40 कितना हो गया? 64, ठीक है, ये हो गया 64 बराबर, सॉरी इस 49 को इधर ले आते हैं, बराबर 3a। तो 64 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचा? 15, 15 बराबर 3a, तो a बराबर कितना आ गया? 5, 5 मैच हारी है वो, आंसर है सी, ठीक है। इस सवाल को मैं देखिए बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जितना स्पेस है उसके हिसाब से हम आपको करके दिखा रहे हैं। इस सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, लेकिन मेन चीज ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को हर स्थिति में कर सकें, तो उसके लिए ये वाला तरीका सीखना पड़ेगा। बाकी तो देखिए 20 लीग मैच थे, तो जिनमें से 8 जीत चुकी है, 40 नंबर आ चुके हैं उसके 8 के, यानी कि जो बराबरी के हैं और हारे हैं उनमें 12 मैचों में उसे 9 अंक की जरूरत है, 12 मैचों में 9 अंक की जरूरत है। अगर वो सिर्फ 4 मैच हारती, जैसे 4 की सोच कर चले हम, मान लिया 4 मैच हारती, 8 जीतती 4 हारती, सोच कर देखिए सर, ठीक है। तो इस पर मिलते 16 अंक और 4 कटते तो 12 अंक रहते, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा हारी है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। यानी 7 हारी है और 7 बराबर की है, 4 हारी है, 5 हारी है, तो ऐसे में 14 ये हो गए, 5 ये कट गए, 9 अंक आ गए, 40 और 9 49 हो गए। इस तरह से लॉजिक लगाकर भी आप कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े में जब तक आप करेंगे तब तक तो ये है कि आप जमा कर दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी की चाल में 5-4 का अनुपात है। 200 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, तो ए की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? वीडियो पॉज कीजिए और करिए भाई, ओके, ठीक है। ए और बी की चाल में 5-4 का अनुपात है। सर हम ए और बी की बात कर रहे हैं, चाल 5-4, ठीक है, समय 4-5। मैंने बता रखा है कि चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, तो इसको लगेंगे 4x, इसको लगेंगे 5x। 200 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, यानी कितने का अंतर है? 1x का, 1x बराबर 8 सेकंड, 8 सेकंड का अंतर वहां रहा है, यहां पर 1x दिख रहा है, 1x बराबर 8 सेकंड, तो ये 32 सेकंड और ये 40 सेकंड। एक 32 सेकंड में पूरी कर रहा दूरी को, बी कर रहा 40 सेकंड में। अब पूछ क्या रहा, देखिए बहुत आसान है। ए की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ए जो 200 मीटर, ध्यान से देखना, 200 मीटर जा रहा है 32 सेकंड में, बी को भूल जाओ। ए 200 मीटर जा रहा 32 सेकंड में, याद है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ए 200 मीटर जा रहा 32 सेकंड में, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना जा रहा? 200/32। क्लियर हो गया भाई? 200/32 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा ना, ये तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, गुणा 18/5, ठीक है। अब काट लेते हैं जो भी है, 8 से ये कितनी बार कटा? 1 मिनट। ए ने बी को इतने से हराया, तो ए की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 8 से ये 4 बार, 2 निम 18, 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आ रहा है, ट्राई करते हैं भाई।
जिनको समझने में दिक्कत आ रही है वो ध्यान से देखना। ए और बी की चाल में 5-4 का अनुपात है। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया था? 5-4 चाल का अनुपात, समय का अनुपात 4:5। समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है, इसको 4x इसको 5x। ए ने बी को 8 सेकंड से हराया है। जब ए ने बी को 8 सेकंड से हराया तो इसका मतलब 8 सेकंड का अंतर आया। यहां पर 1x, वहां पर 8 सेकंड। 1x बराबर 8 तो 4x बराबर 32 सेकंड, ये 40 सेकंड। यानी ये 200 मीटर जाता 32 सेकंड में, बी जाता 200 मीटर 40 सेकंड में। ठीक है, तो ए की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ए की चाल पूछ रहा है। ए के बारे में देखिए और मत देखिए सर। ए 32 सेकंड में 200 मीटर गया तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ठीक है, यही तो किया था हमने, दूरी बटे समय चाल होगी ए की चाल, क्योंकि ए का अगर बी पूछता तो ये बटे मतलब 40 कर देते। ठीक है, तो अब ये आ गया 200 बटे 32 और कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणा 18 बटे 5। वो तो बताने की जरूरत नहीं है, सोल्व कर दिया आंसर आ जाएगा। ओके भाई, ठीक है, आंसर आया था इनमें से कोई नहीं। अगर दिक्कत है तो देख लीजिए, 8 से ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा, 5 से ये 5 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार, ये 9 बार, 45 बटे 2 22.5। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 2 बार हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रम से 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। वे तीनों क्रम से 1-1 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितने मिनट लगेंगे? वीडियो पॉज करके कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, चेक करते हैं। ए, बी, सी 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, टोटल कितने से कट 60 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कटने वाली संख्या 60 मान ली, तो ये मानते हैं कि ये 10 मिनट में 60 काम कर रहा है, ये 12 मिनट में 60, ये 15 मिनट में 60। ओके, तो 1 मिनट में कितना हो रहा है? 1 मिनट में याद रखना 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब देखिए, ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, टोटल हमें 60 काम कराने हैं। वे तीनों क्रम से 1-1 मिनट के लिए खोल जाते हैं। पहले मिनट में ए करेगा, दूसरे में बी, तीसरे में सी। 1-1 मिनट क्रम से खोल रहे हैं, यानी एक बार ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, इस तरह से चलेगा। तो एक बार में ए फिर बी फिर सी, तो जब तीनों का एक बार का काम हो चुका होगा तो 6, 5, 11, 4, 15, तो 3 मिनट खर्च हो चुके होंगे, 15 काम हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें 60 काम कराने हैं, तो इसका 4 गुना करना है। 60 करने के लिए यहां भी 4 गुना 12 मिनट। आंसर आ गया भैया 12 मिनट, सी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्गों के परिमाप क्रम से 80 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए भाई। ओके भाई, आ जाइए। 2 वर्गों के परिमाप 80 सेंटीमीटर और 48 है। जब पहले वर्ग का परिमाप 80 है तो इसका मतलब भुजा कितनी है? पहले वर्ग का भुजा है 20, दूसरे वर्ग की भुजा है 12। ठीक है, एक तीसरा वर्ग है सी। क्लियर हो गया? तीसरे वर्ग का परिमाप बताना। अब देखिए सर, हमने भुजा की बात कर रहे हैं सर। देखिए 2 वर्गों के परिमाप 80 सेंटीमीटर और 48 है, यानी जब 80 परिमाप है तो भुजा 20 हो गई, इसका परिमाप 48 है तो ये 12 हो गया, 4a होता परिमाप। तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ, इसका परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो इसका जो क्षेत्रफल है सी का वर्ग, मान लिया इसकी भुजा सी है, सी का वर्ग बराबर 20 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। क्लियर हो गया भाई? अब सी 20 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग कितना होता भैया? 400 में से 12 144 घटा 256 आ गया, या तो ये कर लो, तो बराबर आ जाएगा ये 16 का वर्ग। तो इसका मतलब सी की भुजा 16 है। लेकिन याद रखना, भुजा नहीं पूछी है, ऑप्शन में 16 भी है भाई। ठीक है, भुजा नहीं पूछी, क्या पूछा है? उस तीसरे वर्ग का परिमाप। तीसरे वर्ग का परिमाप, जब भुजा 16 है तो परिमाप 64 है। अगर आप में से जल्दबाजी में किसी ने 16 कर दिया तो 1 नंबर भैया काट लेना अपना, ईमानदारी से। ये मत सोचना कि छोटी गलती है, यही गलतियां वहां पर भी होती हैं, इन्हीं को सुधारना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 8 बराबर क्या?
दो की पावर 2 की पावर 8 या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, बहुत आसान सा सवाल, छोटा सा, लेकिन बहुत सारे भाई जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे। 2 की पावर 9 में से 2 की पावर 8 घटाएं, तो हमने इस तरह के सवाल ऑप्शन रखे हैं इसमें कि जो कंफ्यूज कर दे। आइए, तो 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 8, तो ऐसे हर सवाल में छोटी पावर को कॉमन ले लो। 2 की पावर 8 कॉमन ले लिया, यहां बचा 2 की पावर 1, यहां कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता 1, तो 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 में से 1 गया 1, आंसर आ गया 2 की पावर 8, आंसर सी। ठीक है भाई, ट्राई कर सकते हो आप। वैसे भी देख सकते हैं 2 की पावर 9 512 होता है, ये 256 होता है, 512 में से 256 घटाएंगे 256 ही बचेगा, 2 की पावर 8 ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अक्षय की 6 वर्ष पहले की आयु और 2 वर्ष बाद की आयु में 3:4 का अनुपात है, उसकी वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, ठीक है। अक्षय की, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ट्राई करते हैं हम। अक्षय की 6 वर्ष पहले, देखिए बहुत आसान से हिसाब से हम लेंगे, हम ज़्यादा मैथ का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें। ठीक, 6 वर्ष पहले वो लिख रहा हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। वर्तमान और 2 वर्ष बाद, मान लिया अक्षय की 6 वर्ष पहले आयु थी a वर्ष, वर्तमान में कितनी होगी a+6, और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी a+8। अब इसमें अक्षय की 6 वर्ष पहले की आयु और 2 वर्ष बाद की आयु में 3:4 का अनुपात है, यानी ये और इसमें 3:4 का अनुपात है। ये 3x है, ये 4x है। ठीक है, अब आप चाहे तो जो हमने बताया अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा, उससे भी कर सकते हैं, या ये सोच सकते हैं ये 3x है, ये 4x है, 1x का अंतर है, और इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। इसको तो देख ही नहीं रहे, पहले वाली पास्ट और फ्यूचर की बात चल रही है, 8 साल का अंतर है, यहां पर 1x का अंतर है, यानी 1x बराबर 8 साल, तो 3x बराबर 24 साल, 4x बराबर 32 साल, तो ये हो गया 30 साल। तो पूछा क्या है, अक्षय की वर्तमान आयु कितनी है? आंसर है 30 वर्ष। आपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया तो भैया गलत कर लेना अपना नंबर, 1 नंबर कम काउंट करना भाई, अगर इससे अलग कुछ भी दे रहे हो तो। ठीक है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का साधन ब्याज 2000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 2200 रुपये है, मूलधन कितना है? 2500, 5000, 10,000 आंकड़े अधूरे हैं, ना तो भाई मूलधन दे रखा ना ही दर दे रखी है। ओके, वीडियो पॉज करके करना आपको। ठीक है भाई, देखिए अब साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है? किसी धन का 2 वर्ष का साधन ब्याज 2000 है, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का, पहला वर्ष का और दूसरे वर्ष का साधन ब्याज बराबर होता है। हम बात साधारण की कर रहे हैं, और जब हम चक्रवृद्धि की बात करते हैं तो पहले वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि बराबर होते हैं, तो यहां 1200 लगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो इसका मतलब यहां 1000 2000 रहा, और यहां 1000 लगा, 1000, और यहां 1200 रुपये लगा, तो ये 200 रुपये जो फालतू लगा है वो इसका ब्याज लगा है, 1 वर्ष का ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगा है, तो 1000 पर 200 रुपये ब्याज लग रहा है, तो इसका मतलब 20% की दर है। तो क्लियर है सर, थोड़ी सी सेंस लगाई, दर आ गई 20%। जब दर 20% है तो फिर तो कोई से भी नियम से कर सकते हैं, साधारण से कर लो या चक्रवृद्धि से कर लो। 20%, 1000 रुपये 1 साल का ब्याज है, 20% दर पर, मूलधन कितना है? 5000 रुपये। 5000 का 20% 1000 होता है, मूलधन 5000 है, उसका 20% दर से पहले वर्ष का ब्याज 1000, दूसरे वर्ष का ब्याज 1000। मूलधन 5000, उसका पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1000, दूसरे वर्ष लगेगा 6000 पर, 6000 का 20% 1200। क्लियर हो गया? आंसर आ गया बी, 5000। ठीक है, आंकड़े अधूरे नहीं थे भाई, पूरे थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक नाव को 6 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 15 मिनट और धारा के प्रतिकूल 20 मिनट का समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ट्राई कीजिए भाई। अनुकूल में 15 मिनट, प्रतिकूल में 20 मिनट, वीडियो पॉज करके करना है। ठीक है, ओके भाई। अगर आपने भाई किसी ने 17.5 लगा दिया है तो वही गलती कर दी है जो मैंने आपको चैप्टर के दौरान बताई थी, जल्दबाजी नहीं करनी। आ जाते हैं, पहली कंडीशन अनुकूल, 6 किलोमीटर
15 मिनट। जब 15 मिनट में 6 किलोमीटर जा रही है तो ना तो ये चाल है ना ये चाल है। समझ में आ गया? ये क्या है? दूरी है और ये समय है। 15 मिनट में 6 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितनी हो गई भैया? 4 गुना है तो यहां भी 4 गुना, 24 किलोमीटर। ठीक है, तो अनुकूल में 60 मिनट में 24 किलोमीटर जा रही है, तो और 60 मिनट में चली गई दूरी उसकी चाल होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी कोई चाल कहते हैं, तो चाल होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अनुकूल चाल है उसकी कितनी भाई? 24। अब आ जाते हैं प्रतिकूल। अभी आगे मैं ये लिखूंगा नहीं, जैसे पहले लिखकर समझ गए होगे। प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाने में 20 मिनट, 20 मिनट में 6 जा रही है, 40 में 12 और 60 में 18 है। जब 60 में 18 जाएगी तो चाल होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ क्या रहा है? नाव की चाल। तो नाव की चाल कैसे ज्ञात करते? दोनों को जोड़ते और आधा कर देते हैं। जोड़कर आधा करे तो नाव की चाल, घटाकर आधा करे तो धारा का वेग। तो आंसर आ गया 21। 24 और 18 42, 42 का आधा 21। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। कीजिए आप 5 + 20 + 45 + 80 125 405 और 500। इसी तरह से आपको बढ़ते हुए जोड़ बताना है, बराबर क्या होगा। ट्राई कीजिए भाई वीडियो पॉज करके। ठीक है भाई, आ जाते हैं। तो देखिए, अगर इसको देखें हम तो ना तो ये समांतर श्रेणी है ना ही गुणोत्तर श्रेणी है। इसको जोड़ने के लिए अगर थोड़ा सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा 5 20 45 सभी 5 से कटने वाली संख्या है। इसमें 5 कॉमन ले ले तो ये बचा 1, 20 में से 5 निकल गए तो 4 बच जाएगा, 45 में 9 बच जाएगा, 80 में 16 बच जाएगा। इसी तरह से 405 में 81 बचेगा और 500 में 100 बचेगा। ठीक है, देखते ही समझ में आ गया। तो अब 5 कॉमन है, बाकी 1 4 9 16 81 100 है, यानी 10 तक का वर्ग है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग है। इनको जोड़ना आप जानते ही होंगे, 10 × 11 × 21/6, ये सभी जानते हैं। ठीक है, ये तो आ गया अंदर वाला और बाहर क्या है? 5 है। इसको अगर हम करें तो ये आ गया 5 × 385। अब देखिए क्या होता है सर, ये कहेंगे जी ये कैसे आ गया 385? इतना तो थोड़ा बहुत तो याद भी होना चाहिए, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 × 385 करें तो 1925 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 38 मतलब 380 होता तो उसका 5 गुना कितना हो जाता? 1900, और 5 का 5 × 25 तो 1925 आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। एक थैले में कुल 32 गेंद है। लाल गेंद सफेद गेंदों से 3 गुणी है और नीली गेंद से 3 अधिक है। तो नीली बॉल की संख्या बतानी है, 5 15 12 या 8। ट्राई कीजिए भाई वीडियो पॉज करके। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आ जाते हैं। एक थैले में लाल है, सफेद है और नीली है। क्या कह रहा है? एक थैले में कुल 32 बॉल है। लाल बॉल सफेद बॉल से 3 गुणी है। अगर ये ए है तो ये कितनी है? लाल 3 गुणी है। लाल बॉल सफेद बॉल से 3 गुणी और नीली बॉल से 3 अधिक है। ये जो है इससे 3 अधिक है, यानी नीली बॉल लाल बॉल से 3 कम है। लाल बॉल सफेद बॉल से 3 गुना है और नीली बॉल से 3 अधिक है। नीली बॉल से 3 अधिक है तो नीली बॉल 3 कम है, और इन सभी को जोड़े तो बराबर कुल बॉल आ गई 32। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई। तो 3 6 7 7a - 3 बराबर 32। तो 7a बराबर कितना आ गया? 35। a बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, सफेद बॉल 5। पूछ क्या रहा है? नीली बॉल की संख्या। 15 में से 3 गया 12, क्योंकि a बराबर 5 आया तो 3a बराबर 15, 15 में से 3 गया 12। आंसर सी। ओके भाई, ठीक है, आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी अपने से 2 गुनी लंबाई के पुल को कितने सेकंड में पार करेगी? भाई वीडियो पॉज कीजिए और करिए सवाल को। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी ने ठीक किया होगा। अब देखिए, इस सवाल में कुछ नहीं है भाई, लेकिन सर अगर आप इसमें कैलकुलेशन में लग गए तो बहुत टफ हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए तो बिल्कुल क्लियर है। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, रेलगाड़ी की लंबाई r है, ध्यान से सुनना, और जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर 8 सेकंड में जाती है।
इसमें हमें चाल की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी अपने से दोगुनी लंबाई के पुल को, जब वही रेलगाड़ी दोगुनी लंबाई के पुल को पार करेगी तो कुल दूरी चलेगी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, यानी 3r। तो r जाने में 8 सेकंड, 3r जाने में 24 सेकंड। आंसर भाई। ठीक है, आसान था। कमेंट जरूर करना कि आपका 17वां सवाल आपका ठीक था या नहीं, और कमेंट में भाई ये मत लिखना कि 17वां सवाल गलत था। आप लिखना कि मेरा सही था या मेरा गलत था अपने लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते तो बहुत सारे नए अनजान देखेंगे तो सोचेंगे शायद 17वां सवाल वैसे गलत है। तो लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान रखना भाई। अगले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने साइज, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर दिया था। एक भुजा 8 है, दूसरी 19 है, तीसरी भुजा की लंबाई बतानी है। ऑप्शन है 29, 26, 11 या 9। वीडियो पॉज कीजिए और भाई कीजिए। ठीक है भाई, ओके। ठीक है सर जी, ऐसे सवाल में एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी त्रिभुज की, क्योंकि एक त्रिभुज का है ना, तो समकोण बताया, ना अधिक कोण बताया, ना न्यून कोण बताया, कोई नहीं बताया। अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं देकर तीसरी पूछे तो सिर्फ एक ही तरीका है इसका, ऑप्शन। इसका और मैथ का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन क्या है, तो नियम क्या है उसको समझ लीजिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदा तीसरी से बड़ा होता है। कोई सी भी 2 भुजाएं जोड़ेंगे तो जो उनका योग आएगा वो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। अब आ जाते हैं, अगर हम 29 मान लेते हैं सपोज करो, तो अगर त्रिभुज की भुजा 29 माने तो 1 29, 1 8, 1 19। अब 19 और 8 को जोड़े 27, 29 बड़ी हो जाएगी, ये कम रह जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 9 ले लें तो 8 और 9 जुड़कर 17, 19 बड़ा रह जाएगा, 17 कम रहेगा। 2 भुजाओं का योग ज्यादा होना चाहिए, नहीं हो सकता। 11 ले लें, 11 और 8 19 बराबर बैठ रहा है, बराबर भी नहीं चलेगा, 2 का योग तीसरी से बड़ा बैठेगा, बच गया 26। आप कोई सी भी 2 भुजा जोड़िए, तीसरी से बड़ा बैठेगा। इन दोनों को जोड़िए, 27 इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़िए, 34 इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 से बड़ा है ही है। क्लियर हो गया? तो अगर कभी 2 भुजा देकर तीसरी पूछी जा रही है तो नियम क्या है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आज अभी 18 सवाल हो चुके हैं, आपने महसूस किया होगा हर सवाल आसान था। पिछले टेस्ट की अपेक्षा थोड़ा आसान किया मैंने, क्योंकि कुछ भाइयों के स्कोर थोड़ा बहुत कम हो गया था, जिन्होंने ईमानदारी से डाला था उनके बारे में। मुझे सभी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारे इतने गलत हो गए, तो हमें कमेंट से पता चला कि कुछ का स्कोर कम है, तो उनको निराश नहीं होना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लेवल हल्का कर दिया है, क्योंकि जिस लेवल के आते हैं सवाल ओके ज़्यादातर एग्जाम में। गोपी किशन की अपेक्षा 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करे तो अकेला किशन उस काम को कितने दिन में करेगा? वीडियो पॉज करके करना भाई। ठीक है, गोपी और किशन, ठीक है, गोपी किशन की अपेक्षा 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी यदि एक दिन में एक काम कर रहा तो गोपी 3 काम कर रहा है। ठीक है, रोजाना हम लिख लेते हैं, मान लिया ये रोजाना एक काम करता है या 3 काम करता है, तो गोपी किशन की अपेक्षा 3 गुना तेजी से काम करता है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में। जब दोनों करेंगे तो एक दिन में 4 काम होंगे और 15 दिन में काम खत्म, तो इसका मतलब कुल काम कितने? 60। जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4 काम होंगे और 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब कुल काम 60 है। ओके ठीक है, तो अकेला किशन उस काम को कितने दिन में कर लेगा? अकेला किशन 60 काम को करने में कितने दिन लगाएगा? रोजाना एक काम, तो 60 काम करने में भैया 60 ही दिन लगेंगे। आंसर आ गया डी। ये मत कहना आप लेफ्ट और राइट दोनों से लिख रहे हो, वो चल जाता भैया मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक बल्लेबाज ने 16वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन घटकर 60 रह गया। उसने 16वीं पारी में कितने रन बनाए थे? ट्राई कीजिए भाई। स्पेशल उनसे कहना चाहूंगा जो ऐसे सवालों को रटते हैं, पारी वाले सवाल रट कर बैठ गए। ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके सर, बहुत आसान सवाल है एवरेज का। एक बल्लेबाज ने 16वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन घटकर 60 रह गया। पारी औसत, ठीक है,
तो 16वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन घटकर 60 रह गया। तो इसका मतलब 15 पारी में उसका औसत कितना था, 62 था। 16 पारी में कितना हो गया, 60 हो गया। 16वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन घटकर 60 रह गया। 15 में 62 था, तभी तो 2 घटकर 60 रहा। तो कुल रन कितने थे, 930। 62 गुणा 15 करें, 930, 960, ये टोटल रन है। तो 15 पारी में उसके 930 थे, 16वें पारी में 960 है। तो 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भैया, 30 रन बनाए केवल। 16वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 30। ठीक है भाई, ओके सर। तो भाई आज 20 ही सवाल दे रहे हैं हम अभी। हालांकि आपके लिए ये संडे में आना था, लेकिन किसी कारणवश मंडे में आ रहा है। तो अगले संडे में एक और टेस्ट लेंगे आपका। तो हम कोशिश करेंगे कि हर संडे आपका एक मॉडल पेपर कराया जाए, चाहे जीके का, रीजनिंग का या मैथ का, अल्टरनेट वे में करवाते रहेंगे। बस मॉडल पेपर में कोशिश यही करनी है कि ईमानदारी से करना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा मॉडल पेपर को देखने में, लेकिन ईमानदारी से करना है और कमेंट भी लिखने हैं भैया, कैसा मॉडल पेपर लगा, आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है भाई, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद भाइयों।